नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जैसा कि आपको दिख रहा होगा MPLRC का टॉपिक है ये। तो देखते हैं क्या है। अब सेक्शन 3 में बताया हुआ है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगा। तो आपको दिख रहा होगा अ प्रेसिडेंट एंड 2 और मोर अदर मेंबर्स एज द स्टेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम थिंक फिट टू अपॉइंट। एक प्रेसिडेंट होगा और 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी लोग, जितने स्टेट को लगे कि यार इतने अपॉइंट करने चाहिए, उतने तो करेंगे ही। ठीक है। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एज कंस्टिट्यूटेड एंड फंक्शनिंग फॉर द सेवरल रीजन्स ऑफ द स्टेट इमीडिएटली बिफोर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस कोड हियर इन आफ्टर इन दिस चैप्टर रिफर्ड एज द एग्जिस्टिंग बोर्ड। ठीक है। मतलब ये जो हमारा ये जो बोर्ड बना था, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो बना था, ये कोड आया था MPLRC, ये कोड आया था। लेकिन इसके पहले भी तो कोई बोर्ड होगा ना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जैसा, उसको बोला गया है एग्जिस्टिंग बोर्ड, जो कि पहले का बोर्ड था। ठीक है। अब ये जो बोर्ड बना है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इस कोड में जो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो बना है ना, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट और मेंबर्स कौन होंगे? वो जो एग्जिस्टिंग बोर्ड में जो प्रेसिडेंट और मेंबर थे ना, वो उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट और फर्स्ट मेंबर्स होंगे। अब सेक्शन 4 बात करता है कि प्रिंसिपल सीट कहाँ होगी और बाकी की प्लेसेस पे जहाँ पर सिटिंग होगी वो कहाँ होगी। तो प्रिंसिपल सीट स्टेट डिसाइड करेगा और बाकी और कहाँ सिटिंग होगी, प्रेसिडेंट और मेंबर्स ऑफ द बोर्ड की कहाँ सिटिंग होगी, कहाँ वो बैठेंगे, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड से कंसल्ट करने के बाद। अब सेक्शन 5 बात करता है कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ बोर्ड। क्या मतलब, देखते हैं कि व्हेन एनी मेंबर इज अनेबल, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अनेबल हो जाता है कोई भी आदमी, कोई भी मेंबर, तो क्या होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट कोई नया आदमी अपॉइंट कर देगी, सीधी सी बात है। ठीक है। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, जो कि टर्म्स एंड कंडीशन किसकी, प्रेसिडेंट और मेंबर्स की। क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही, क्योंकि एक कोड ही जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट के अलग अलग ये लैंड रेवेन्यू कोड्स होते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेगी वही फाइनल होगा, जब तक कि सस्पेंड नहीं और कुछ नहीं आ जाते, जब तक के लिए वो रूल है तब तक वो रूल रहेगा। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन क्या है, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड अनलेस ही इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और has been a revenue officer and has held for at least 5 years। ठीक है। या तो एक रेवेन्यू ऑफिसर रहा हो और साथ ही साथ उसने एक ऐसा ऑफिस होल्ड किया हो 5 साल तक के लिए जो कि कलेक्टर की रैंक के नीचे ना हो। एन ऑफिसर नॉट लोअर इन रैंक देन दैट ऑफ अ कलेक्टर, कलेक्टर की रैंक के नीचे ना हो, एक ऐसा ऑफिस उसने होल्ड किया कम से कम 5 साल तक। ठीक है। साथ ही साथ हैज़ बीन अ रेवेन्यू ऑफिसर। तो ये क्वालिफिकेशन है कि आपको मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सेक्शन 6 बात करता है सैलरीज एंड अलाउंसेस की क्या होगी, तो स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी भैया जो भी होगा। और सबसे बड़ी बात, कॉन्सोलिडेटेड फंड से जाएगा, स्टेट के कॉन्सोलिडेटेड फंड से इनकी सैलरीज जाएगी। अब सीधी सी बात है, सैलरी और अलाउंस हम किसकी बात कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो भी प्रेसिडेंट और मेंबर्स जो हैं वो किसकी, उनकी सैलरी की बात कर रहे हैं हम लोग। अब सेक्शन 7 बात करता है ज्यूरिसडिक्शन की। तो ज्यूरिसडिक्शन या पावर जो भी होगी वो कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट या फिर और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट बिहाफ। ठीक है। अब सेक्शन 8 बात करता है पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ऑफ बोर्ड। क्या मतलब कि जो बोर्ड है वो किस किस मैटर में डील कर सकता है, अपीलिएट और रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन में। जब इन मैटर में डील कर रहा हो, वो कर तो बहुत किसी में सकता है, लेकिन हम बात अभी इसमें कर रहे हैं अपीलिएट और रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है। जब बोर्ड कोई एक ऐसे सब्जेक्ट पर डील कर रहा हो जो कि अपीलिएट या रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में है, तो उस बोर्ड की, ये जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड की सुपरिटेंडेंस उन हर अथॉरिटीज़ के ऊपर होंगी जो कि इन सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं या इन मैटर से डील कर रही हैं। समझ रहे हो, इस बोर्ड का उन सब अथॉरिटीज़ के ऊपर सुपरिटेंडेंस होगा, अथॉरिटी होगी उन सब अथॉरिटीज़ के ऊपर जो कि अपीलिएट और रिविजनल जुरिडिक्शन के ऊपर काम कर रही है या उनसे डील करने का काम करती है। ठीक है। ये बस
अथॉरिटी बताता है सेक्शन 8 की अब बोर्ड की अथॉरिटी इनके ऊपर होगी जो कि अपीलिएट और रिविजनल जुरिडिक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। अब सेक्शन 9 बात करता है एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन बाय सिंगल मेंबर्स एंड बेंचेस। क्या मतलब, प्रिंसिपल सीट तो बना दी थी हमने, लेकिन वो एक्स्ट्रा सीट से भी तो बताएं कि यहाँ भी प्लेस यहाँ भी सीटिंग होगी। ठीक है, तो जो मेन प्रिंसिपल जो वो होगा, जो ये होगा बोर्ड मेंबर प्रेसिडेंट जो हो गए, ठीक है, वो तो एक ही जगह बैठेंगे ना, लेकिन बाकी जो ब्रांचेस में भी तो कोई लोग बैठेंगे ना। ठीक है, जो मेन जो ब्रांच है प्रिंसिपल सीट की, जो कई सारी ब्रांचेस जो होंगी वहाँ पर भी तो लोग बैठेंगे ना। तो वहाँ पर जो लोग बैठेंगे वो किस रूल से काम करेगी, वो रूल कौन बताएगा? तो वो एक्सेस तो द बोर्ड में मेक रूल्स फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड बाय बेंचेस कंस्टिट्यूटेड ऑफ वन और मोर मेंबर। जितने भी आज लोग उस बेंच पे बैठे हैं, जो बेंच पे बैठे हैं, तो उनके जो रूल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स और फंक्शंस वो कौन बताएगा? वो बोर्ड बताएगा। और बेंच जो है, जो कोई भी काम करती है वो बेंच, तो ऐसा माना जाएगा कि वो जो बोर्ड है ना, बोर्ड ने ही वो काम किया है, क्योंकि भैया बेंच तो आप ही की है ना। SBI की जो यहाँ की ब्रांच है, ठीक है, अब वो ऐसा काम करे तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे इसने किया, SBI ने किया है, वो तो बेंच तो आप ही की है ना। समझ रहे आप? अब सेक्शन 10 बात करता है, हालांकि अपने काम का है नहीं अब, लेकिन केसेस पेंडिंग एट कमेंसमेंट ऑफ कोड। ठीक है, जब ये कोड बन रहा था, कमेंस हो रहा था, ठीक है, उस टाइम पर भी तो कुछ अपील होंगी, एप्लीकेशंस होंगी रिवीजन के लिए। वो जब एग्जिस्टिंग बोर्ड, जो उस टाइम पर जो बोर्ड थी उसके पास था ना, तो अब ये कोड बनने के बाद क्या होगा, तो इमीडिएटली उसको ये जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो उसको तुरंत सुनेगी और डिसाइड करेगी, ये बोला गया है। तो दोस्तों ये था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।